चांदनी नाम की वेश्या केवल अपनी सुंदरता से नहीं बल्कि अपनी बुद्धिमानी और बातचीत के कौशल से भी लोगों को प्रभावित करती थी। चांदनी का जीवन दिखने में भले ही विलासितापूर्ण था, लेकिन उसके भीतर एक असीम पीड़ा थी। वह जानती थी कि समाज उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखता है और वह हमेशा अपने जीवन को बदलने का सपना देखती थी। उसने हर दिन भगवान से प्रार्थना की कि उसे ऐसा अवसर मिले जिससे वह इस जीवन से बाहर निकल सके और एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर सके। एक दिन नगर में एक बड़ा आयोजन हुआ जहां दूर दूर से लोग आने वाले थे। राजा भी शामिल होने वाला था। चांदनी ने इस मौके को अपने जीवन को बदलने के अवसर के रूप में देखा। उसने योजना बनाई कि वह इस आयोजन में किसी तरह शामिल होकर राजा से मिल सके। चांदनी ने अपने सभी आभूषण और संचित धन का उपयोग कर एक भव्य वेशभूषा तैयार की और आयोजन में एक कुलीन महिला के रूप में भाग लिया। उसकी खूबसूरती और अद्भुत व्यक्तित्व ने हर किसी का ध्यान आकर्षित किया। जब राजा की नज़र चांदनी में पड़ी तो वह उसकी सुंदरता और शालीनता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। राजा ने उससे बातचीत की और उसकी बुद्धिमत्ता और विवेक को देखकर वे और भी अधिक प्रभावित हुए। कुछ दिन बाद राजा ने चांदनी को अपने दरबार में आमंत्रित किया। चांदनी ने दरबार में राजा और उनके मंत्रियों के सामने अपनी चतुराई और ज्ञान का प्रदर्शन किया। उसकी उपस्थिति ने राजा और दरबारियों को प्रभावित कर दिया। राजा ने उसके बारे में और जानने का प्रयास किया, लेकिन चांदनी ने अपने अतीत के बारे में कुछ भी प्रकट नहीं किया। समय बीतने के साथ राजा को महसूस हुआ कि चांदनी न केवल सुंदर है बल्कि उसके पास राज्य संचालन में भी उपयोगी सलाह देने की क्षमता है। चांदनी की सलाह ने कई बार राज्य के जटिल मामलों में राजा की मदद की। चांदनी ने राजा का विश्वास जीत लिया। आखिरकार एक दिन राजा ने चांदनी को विवाह का प्रस्ताव दिया। चांदनी ने उसे विनम्रता से स्वीकार कर लिया। राजा ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि चांदनी अब उनकी पत्नी और राज्य की रानी होगी। इस तरह चांदनी अपने अतीत के पीछे छोड़ते हुए एक वेश्या से रानी बन गई। राजा से विवाह के बाद चांदनी ने भले ही रानी का दर्जा पा लिया था, लेकिन उसके दिल में अब भी सुनार के बेटे महिपाल के लिए प्यार जीवित था। महिपाल और चांदनी की मुलाकातें चोरी छिपे महल के गुप्त कक्ष में होती थीं। दोनों जानते थे कि उनका रिश्ता जोखिम भरा है, लेकिन उनका प्रेम इतना गहरा था कि वे यह सब नज़रअंदाज कर देते थे। एक रात जब महिपाल चोरी छिपे महल में चांदनी से मिलने आया तो उसने चांदनी से कहा, चांदनी, हम कब तक इस तरह छिप छिप कर मिलते रहेंगे? तुम्हारे रानी बनने के बाद भी मैं तुम्हें खुलकर अपना नहीं कह सकता। ऐसा कब तक चलेगा? चांदनी भी इस स्थिति से थक चुकी थी। उसने कहा, मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ, लेकिन क्या किया जाए? राजा से यह सच छिपा नहीं रह सकता। अगर यह जान गया तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। महिपाल ने उसकी बात को काटते हुए कहा, क्यों ना इस समस्या को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। राजा को रास्ते से हटा दो। चांदनी के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने घबराते हुए कहा, क्या राजा को मारना? यह इतना आसान नहीं है, और अगर बात खुल गई तो हमारा क्या होगा? असल में चांदनी यही चाहती थी जो सुनार के लड़के ने बोला था, लेकिन वह नाटक कर रही थी। चांदनी कौन थी इसका राज दोस्तों में वीडियो के अंत में बताऊंगी, लेकिन महिपाल के चेहरे पर दृढ़ता थी। उसने कहा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हम ऐसा प्लान बनाएंगे कि किसी को शक भी नहीं होगा। राजा के हटने के बाद तुम महारानी बनोगी और मैं तुम्हारा राजा। फिर हमें कभी किसी से छिपने की जरूरत नहीं होगी। महिपाल और चांदनी ने मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई। चांदनी ने तय किया कि वह राजा के सबसे विश्वास पात्र सेनापति चंदन को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगी। उसने सोचा कि कुछ लालच देकर या अपनी चतुराई से उसे राजा के खिलाफ खड़ा किया जा सकता है। इस योजना को अमल में लाने के लिए उन्होंने अगले कुछ हफ्तों तक बड़ी सावधानी से काम किया। चांदनी ने राजा के विश्वास को बनाए रखते हुए धीरे धीरे दरबारियों के बीच मतभेद पैदा करना शुरू कर दिया। चांदनी जानती थी कि राजा की ताकत सिर्फ उसकी सेना और अधिकार में नहीं है, बल्कि उसके सेनापति चंदन के प्रति अटूट वफादारी में है। चंदन न केवल राजा का सबसे करीबी विश्वास पात्र था, बल्कि उसकी वीरता और रणनीतिक कौशल के कारण पूरे राज्य में उसका बड़ा प्रभाव था। चांदनी समझ गई थी कि अगर चंदन को राजा के खिलाफ खड़ा कर दिया जा सके तो राजा को परास्त करना बहुत आसान हो जाएगा।
चांदनी ने सबसे पहले चंदन के स्वभाव और कमजोरियों को समझने की कोशिश की। उसने महल की दासी गुप्तचरों से जानकारी जुटाई। उसे पता चला कि चंदन एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, लेकिन उसकी वफादारी और नैतिकता उसे राजा का आदर्श साथी बनाती है। इसके अलावा चंदन को धन और स्त्री दोनों में कोई विशेष रुचि नहीं थी। यह जानकारी चांदनी के लिए चुनौतीपूर्ण थी, क्योंकि उसे चंदन को लालच देने का यह आसान रास्ता बंद दिख रहा था। एक दिन चांदनी ने चंदन को अपने कक्ष में बुलाया। जब चंदन आया तो चांदनी ने अत्यंत विनम्रता और मीठे स्वर में उसका स्वागत किया। उसने कहा, सेनापति चंदन, आपकी वीरता और राजा के प्रति आपकी निष्ठा की मैं सच्चे दिल से प्रशंसा करती हूँ। मेरे लिए आप इस महल के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। मैं आपके परिश्रम और त्याग को देखकर अभिभूत हो जाती हूँ। चंदन ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, महारानी जी, ये मेरा कर्तव्य है। मेरा जीवन राजा और इस राज्य की सेवा के लिए समर्पित है। चांदनी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो मुझे पता है, लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि आपका कर्तव्य और समर्पण कहीं आपका ही नुकसान तो नहीं कर रहा। इस राज्य में आपका जितना अधिकार होना चाहिए उतना है नहीं। आपके जैसे पराक्रमी योद्धा को केवल राजा के आदेशों का पालन करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। आपके पास वह सब होना चाहिए जो एक महान योद्धा के पास होना चाहिए। चंदन ने कहा, महारानी जी, मेरे लिए सम्मान और अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण राजा और राज्य की रक्षा है। मैं केवल अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। चांदनी ने उसकी बात को अनदेखा करते हुए धीरे से कहा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि राजा आपकी मेहनत और निष्ठा का सही मूल्यांकन करते हैं? आपके बिना राजा कुछ भी नहीं है। उनके निर्णय, उनकी जीत सब आपके कारण है। फिर भी वे सारी प्रशंसा और सत्ता स्वयं ले लेते हैं। क्या यह न्याय है? चांदनी की बातों ने चंदन के मन में हल्का सा संशय उत्पन्न कर दिया, लेकिन वह तुरंत कुछ नहीं बोला। चांदनी ने देखा कि उसकी बातों का असर हो रहा है। उसने आगे कहा, मैं आपकी भलाई चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस राज्य में आपका स्थान और भी ऊंचा हो। अगर आप मेरे साथ सहयोग करेंगे तो मैं यह सुनिश्चित करूँगी कि आपको वह सम्मान और अधिकार मिले जिसके आप सच्चे हकदार हैं। चंदन चुप रहा, लेकिन उसके मन में उथल पुथल मच गई। वह चांदनी की बातों को गहराई से विश्लेषण करने लगा। चांदनी ने देखा कि उसकी योजना धीरे धीरे कारगर हो रही है। उसने चंदन को और अधिक प्रभावित करने के लिए यह तय किया कि उसे कुछ समय और दिया जाए। चांदनी ने चंदन को विदा करते हुए कहा, आप मेरे विश्वास पात्र हैं और मैं आपसे अधिक कुछ नहीं चाहती। मैं जानती हूँ कि आप सही निर्णय लेंगे। चांदनी ने अब योजना बनाई कि चंदन को बार बार ऐसे संदर्भों में फंसाया जाए जहां उसे लगे कि राजा उसकी काबिलियत और योगदान को अनदेखा कर रहे हैं। इसके लिए उसने महल के भीतर ही कुछ लोगों को चंदन और राजा के बीच दरार पैदा करने के लिए नियुक्त किया। चांदनी की योजना धीरे धीरे सफल हो रही थी। चंदन के मन में राजा के प्रति शक और असंतोष के बीज तो पहले ही बोए जा चुके थे, लेकिन अब चांदनी ने अपने आकर्षण और सौंदर्य का जाल बिछाने का फैसला किया। वह जानती थी कि चंदन स्त्रियों में विशेष रुचि नहीं रखता, लेकिन हर इंसान का मन किसी न किसी क्षण कमजोर हो सकता है। एक दिन चांदनी ने चंदन को अपने कक्ष में बुलाया। उसने जानबूझकर इस मुलाकात को ऐसे समय पर रखा जब वह स्नान करके अपने बाल सुखा रही थी। उसका भीगा हुआ रूप और चमकती त्वचा किसी भी व्यक्ति को मोहित कर सकती थी। चंदन, जो अब तक दृढ़ और निष्ठावान माना जाता था, रानी के सौंदर्य को देखकर स्तब्ध रह गया। चांदनी ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सेनापति चंदन, आप इतने गंभीर क्यों लग रहे हैं? क्या मैंने आपको परेशान किया है? चंदन ने झिझकते हुए कहा, महारानी जी, आपका रूप अद्वितीय है। मैं पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देख पाया। चांदनी ने अपने बालों को धीरे धीरे समेटते हुए कहा, आप तो वीर पुरुष हैं। ऐसे शब्द आपके मुख से सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है, लेकिन मुझे खुशी है कि आपने मेरे रूप की प्रशंसा की। चंदन की नजरें चाहकर भी चांदनी से हट नहीं रही थी। चांदनी ने उसके करीब आकर धीरे से कहा, सेनापति, मैं जानती हूँ कि आपके जैसे वीर और शक्तिशाली व्यक्ति को केवल राजा की छाया में खड़ा होना पसंद नहीं होगा, लेकिन मेरे साथ आप स्वयं राजा बन सकते हैं। चंदन ने पहले कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन चांदनी की ओर खींचता चला गया। उसकी वाणी जैसे थम सी गई।
इस नज़दीकी ने चंदन के भीतर एक भावनात्मक तूफान खड़ा कर दिया। वह अब अपने संयम पर नियंत्रण नहीं रख सका। उस दिन चंदन और रानी के बीच वह सब कुछ हुआ जो एक पति पत्नी के बीच होता है। उस घटना के बाद चंदन पूरी तरह से चांदनी के प्रभाव में आ गया। वह अब न केवल चांदनी की बातों को सुनने लगा बल्कि उसकी योजनाओं को भी पूरी तरह से मानने के लिए तैयार था। चांदनी का सौंदर्य और चतुराई मिलकर चंदन की निष्ठा को तोड़ चुके थे। चंदन अब राजा के खिलाफ होने वाले हर षड्यंत्र में चांदनी का साथी बन गया। उसने न केवल अपनी वफादारी रानी को सौंप दी बल्कि अपने प्रभाव और शक्तियों का उपयोग चांदनी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करना शुरू कर दिया। चांदनी को अब यकीन हो गया था कि उसकी योजना के सबसे बड़े अवरोधक को उसने अपने पक्ष में कर लिया है। अब अगला कदम राजा को गद्दी से हटाना और खुद महारानी के सिंहासन पर बैठना था। चांदनी और चंदन का प्रेम अब षड्यंत्र के नए चरण में प्रवेश कर चुका था। राजा को गद्दी से हटाने की योजना दोनों के लिए आवश्यक हो गई थी। एक रात दोनों ने राजा को भोजन में जहर देने का निर्णय किया। चंदन ने सुनिश्चित किया कि महल के रसोई घर में काम करने वाले सभी कर्मचारी उस दिन की योजना से अनजान रहे। चांदनी ने उस रात राजा के साथ भोजन करने का प्रस्ताव रखा। राजा, जो चांदनी के रूप और चतुराई का कायल था, खुशी खुशी सहमत हो गया। भोजन के दौरान चांदनी ने राजा को मीठी मीठी बातों में उलझा के रखा, जबकि चंदन ने रसोइयों को निर्देश दिया कि खाना पूरी तरह से गुप्त तरीके से परोसा जाए। राजा ने जैसे ही पहला कोर खाया, उसे हल्की बेचैनी महसूस हुई। चांदनी ने चिंतित होने का नाटक करते हुए कहा, महाराज, क्या आप ठीक हैं? शायद गलती से कुछ मसाले ज़्यादा डाल दिए गए हैं। राजा ने अपनी चिंता को नज़रअंदाज कर भोजन जारी रखा, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसे अत्यधिक दर्द होने लगा। राजा चांदनी की ओर देखता हुआ गिर पड़ा। उसके होठों से अंतिम शब्द निकले, चांदनी, तुम। चांदनी ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही अपने आंसुओं का ढोंग शुरू कर दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, ताकि यह हत्या एक दुर्घटना की तरह लगे। महल के सेवकों और दरबारियों ने इसे राजा की अचानक मृत्यु मान लिया। राजा की मृत्यु के बाद चांदनी ने स्वयं को शोकाकुल रानी के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन भीतर ही भीतर वह चंदन के साथ अपने नए जीवन की योजनाएं बना रही थी। सुनार का बेटा, जो चांदनी का पहला प्रेम था, अब अतीत बन चुका था। चंदन के साथ बिताए गए क्षणों ने चांदनी के मन में एक नई चाह पैदा कर दी थी। चंदन, जो पहले केवल चांदनी का समर्थक था, अब उसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा मानने लगा था। चांदनी की सुंदरता और चालाकी ने उसे पूरी तरह मोहित कर लिया था। धीरे धीरे चांदनी और चंदन के बीच प्रेम और विश्वास का ऐसा संबंध बन गया जो दोनों को एक दूसरे का साथी बना चुका था। महल के भीतर चांदनी ने चंदन को अपना सबसे करीबी सलाहकार और साथी घोषित कर दिया। वह अब रानी थी, लेकिन उसके निर्णयों में चंदन का प्रभाव साफ झलकता था। चांदनी ने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए चंदन के साथ एक नई योजना बनाने का संकल्प लिया। चांदनी और चंदन ने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए योजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया। राज्य की नीतियों और दरबार के कामकाज में चंदन ने चांदनी को हर संभव सहायता दी। महल में चांदनी अब एक शक्तिशाली और प्रभावशाली रानी बन चुकी थी, लेकिन इस शांत दिखने वाले माहौल में एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। एक सुबह राजसभा के दरबार में सुनार का बेटा, जो कभी चांदनी का पहला प्रेमी था, आया और दरबारियों और सिपाहियों के सामने उसने ऊंची आवाज़ में घोषणा की, महारानी चांदनी से मेरा प्रेम है। मैं उन्हें पहले से जानता हूँ और यह उनका वादा था कि जब वह रानी बनेगी तो मुझे नहीं भूलेंगी। मैं आज अपने अधिकार के लिए आया हूँ। ये सुनते ही दरबार में खामोशी छा गई। दरबारियों की आंखें चांदनी और चंदन की ओर मुड़ गईं। चंदन, जो अब चांदनी का सबसे घनिष्ठ साथी था, यह सुनकर हैरान रह गया। उसे कभी अंदाजा भी नहीं था कि चांदनी का अतीत इतना पेचीदा हो सकता है। चंदन ने तुरंत सुनार के बेटे को पकड़ने का आदेश दिया और कहा, यह झूठा व्यक्ति महारानी के सम्मान को धूमिल करने का प्रयास कर रहा है, उसे सजा दी जाएगी। लेकिन सुनार का बेटा निडर होकर बोला, यह झूठ नहीं है। महारानी से पूछो कि क्या मैं उन्हें पहले से नहीं जानता? क्या उन्होंने मुझसे प्रेम करने का वादा नहीं किया था? चंदन ने गुस्से में उसे पकड़कर चांदनी के निजी कक्ष में लाने का आदेश दिया। महल के सिपाही सुनार के बेटे को खींचते हुए चांदनी के कक्ष में ले गए।
चंदन भी पीछे पीछे पहुंचा। चांदनी, जो अपने कक्ष में नए नए आभूषणों का चुनाव कर रही थी, यह दृश्य देखकर चौंक गई। उसने सुनार के बेटे की ओर देखा, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था। चंदन ने गुस्से से कहा, महारानी, ये व्यक्ति कह रहा है कि यह आपसे प्रेम करता है और आपको पहले से जानता है। क्या ये सच है? चांदनी ने पूरी तरह से स्थिति को समझते हुए ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैं इस व्यक्ति को नहीं जानती। यह झूठा है और मेरे नाम पर कलंक लगाने की कोशिश कर रहा है। सिपाहियों से तुरंत जेल में डाल दो। सुनार का बेटा चिल्लाने लगा, चांदनी, तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? यह सब तुम्हारी ही योजना थी। तुम्हें याद नहीं कि हम दोनों ने मिलकर राजा को मारने की बात की थी? यह सुनते ही चंदन और चांदनी दोनों चौंक गए, लेकिन चांदनी ने तुरंत अपनी चतुराई का सहारा लेते हुए कहा, यह व्यक्ति झूठे आरोप लगा रहा है। ये मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। चंदन ने गुस्से में आकर सुनार के बेटे को सजा देने का फैसला कर लिया, लेकिन उसके मन में अब एक नया संदेह पैदा हो चुका था। सुनार के बेटे की बातों और उसके जिद्दी रवैये ने चंदन के मन में गहरी बेचैनी और संदेह उत्पन्न कर दिया। हालांकि उसने सुनार के बेटे को जेल में डालने का आदेश दिया था, लेकिन उसके मन में लगातार यह सवाल उठता रहा, अगर रानी चांदनी इस लड़के को नहीं जानती तो वह क्यों बार बार इसे अपनी प्रेमिका कह रहा है? क्या यह सचमुच झूठ है या फिर कोई छिपी हुई सच्चाई है? चंदन ने यह भी सोचा कि अगर सुनार का बेटा चांदनी के बारे में झूठ बोल रहा होता तो वह इतनी निडरता से दरबार में यह दावा न करता। उसके मन में एक और सवाल ने घर कर लिया कि महाराज ने एक साधारण वेश्या को रानी क्यों बनाया था? वह कौन थी और उसका असली पहचान क्या थी? इन सवालों का जवाब पाने के लिए चंदन ने खुद छानबीन करने का निर्णय लिया। उसने सादा कपड़े पहनकर अपने असली पद को छिपाते हुए नगर में जाने की योजना बनाई। अगले दिन उसने अपनी एक खास गुप्तचर मंडली को राज्य की देखभाल का जिम्मा सौंपा और नगर के उन इलाकों में पहुंचा जहां कभी वेश्याओं का वास हुआ करता था। चंदन ने सबसे पहले उन लोगों से पूछताछ शुरू की जो नगर में लंबे समय से रहते थे। उसने एक बुजुर्ग से पूछा, महाराज ने जिस वेश्या को रानी बनाया था वह कौन थी? क्या आप उसे जानते हैं? बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे अच्छी तरह याद है। महाराज ने अचानक एक महिला को रानी बना दिया था, लेकिन वह हमारे इस नगर की वेश्या नहीं थी। मैंने उसे पहले कभी यहाँ नहीं देखा। उसके बारे में लोग ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे। यह सुनकर चंदन का शक और गहरा हो गया। उसने और लोगों से पूछताछ की, लेकिन हर कोई यही कहता था कि चांदनी इस नगर की नहीं थी। चंदन ने तब एक बूढ़ी दाई से बात की जो नगर में कई सालों से वेश्याओं के बारे में जानकारियों की देखभाल करती थी। वह महिला धीरे धीरे बोली, मैं उस चांदनी को अच्छी तरह जानती थी। वह इस नगर की नहीं, लेकिन कुछ साल पहले यहाँ आई थी। वह बहुत चालाक और खूबसूरत थी। उसने अपनी चतुराई और मृदु व्यवहार से सबको अपना बना लिया। ऐसा लगता था कि वह कोई बड़ी योजना लेकर यहाँ आई थी। चंदन के कान खड़े हो गए। उसने और विस्तार से पूछा, क्या तुम जानती हो कि वह पहले कहाँ रहती थी? बूढ़ी महिला ने एक पल के लिए चुप होकर कहा, उसने कभी किसी को अपनी असली पहचान नहीं बताई, लेकिन मैंने सुना था कि वह किसी अन्य राज्य से आई थी। उसके पास बहुत धन और गहने थे, जैसे कोई राजमहल छोड़कर आई हो। यह सब सुनकर चंदन का मन पूरी तरह से उलझ गया। उसने तय किया कि वह चांदनी की सच्चाई को पूरी तरह उजागर करेगा, चाहे उसके लिए उसे किसी भी हद तक जाना पड़े। उसने यह भी सोचा कि अगर सुनार के बेटे की बातों में सच्चाई है तो चांदनी का अतीत और भी खतरनाक हो सकता है। अब वह महल लौटने की तैयारी करने लगा। चंदन नगर में छानबीन करने के बाद अब महल की ओर लौट रहा था। उसके मन में कई सवाल और चिंताएं थी और उसका ध्यान उसी पागल व्यक्ति की बातों पर था जिसने यह चेतावनी दी थी कि राज्य का सर्वनाश होने वाला है। चंदन उस व्यक्ति के पास पहुंचा और उसने उससे पूछा, तुम क्या कह रहे हो? किस राज्य का सर्वनाश होने वाला है? पागल व्यक्ति अपनी आंखों में भय और घबराहट के साथ चिल्लाया, हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हारी रानी चांदनी, वह हमारे राज्य की महारानी थी। उसके पति को तुम्हारे महाराज ने बेरहमी से मार डाला था और अब उसने अपना बदला ले लिया है। यह सब सिर्फ एक शुरुआत है। अब तुम्हारी बारी है। यह सुनकर चंदन का दिल धक से रह गया। उसने सच्चाई को जानने की और अधिक कोशिश की, लेकिन पागल व्यक्ति अपनी बातों को लगातार दोहराता रहा। अब चंदन को समझ में आ गया था कि वह किसी गहरी साजिश का हिस्सा था
और रानी चांदनी की पहचान अब पूरी तरह से उजागर हो चुकी थी। चंदन महल लौटने लगा, लेकिन उसे ये महसूस हुआ कि समय अब उसके पक्ष में नहीं था। रानी चांदनी ने अपनी साजिश को इतनी चतुराई से अंजाम दिया था कि अब उसके पास हर स्थिति का सामना करने की योजना तैयार थी। वह जानती थी कि चंदन उसे रोकने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन उसने महल में छिपे सैनिकों को पहले ही तैयार कर लिया था। रानी ने उन्हें आदेश दिया था कि जैसे ही चंदन महल में प्रवेश करे उसे पकड़ लिया जाए और किसी भी हालत में बचने न दिया जाए। चंदन महल के कक्षों में घुसता हुआ सीधे रानी चांदनी के पास पहुंचा। उसका चेहरा गुस्से और संदेह से भरा हुआ था। वह रानी से कहता है, मुझे तुम्हारी सच्चाई का पता चल गया है, अब तुम जिंदा नहीं बच सकती हो। चांदनी चंदन की धमकी पर हंसते हुए जवाब देती है, जरा पीछे मुड़कर देखो चंदन, जिंदा कौन रहेगा और कौन नहीं, यह अब तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी मर्जी पर निर्भर करता है। चंदन चौंका, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, रानी ने अपने छिपे हुए सैनिकों को आदेश दे दिया। सैनिकों ने चंदन को चारों ओर से घेर लिया और उसे बंदी बना लिया। चंदन की पकड़ अब पूरी तरह से कमजोर हो चुकी थी। रानी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि चंदन को तुरंत सजा दी जाए। चंदन के विरोध करने के बावजूद उसे न्याय का सामना करना पड़ा। चांदनी ने चंदन को फांसी की सजा देने का आदेश दिया। उसकी आंखों में गहरी संतुष्टि और प्रतिशोध का भाव था, क्योंकि अब वह अपने पहले पति की मौत का बदला ले चुकी थी और राज्य की पूरी सत्ता पर काबिज हो गई थी। चांदनी ने राज्य का नियंत्रण पूरी तरह से अपने हाथों में ले लिया और किसी भी प्रतिद्वंदी को रास्ते में आने का मौका नहीं दिया। चांदनी ने चंदन को फांसी देने के बाद राज्य को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया। उसका न्याय कठोर था, लेकिन अब वह पूरी तरह से शक्तिशाली और सशक्त हो चुकी थी। उसने अपने पुराने प्रेमी सुनार के बेटे को भी राज्य की राजनीति से बाहर कर दिया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी उसे उसकी सत्ता से हटा न सके। चांदनी का शासन पहले की तरह दिखावा नहीं था। उसने राज्य की व्यवस्था में सुधार लाने की कोशिश की, जहाँ भी समस्या थी उन्हें हल किया। उसने किसानों के लिए बेहतर योजनाएं बनाई, गरीबों के लिए अस्पताल और स्कूल खोले और व्यापारियों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित की। धीरे धीरे राज्य में शांति और समृद्धि वापस लौट आई। लेकिन साथ ही चांदनी को हमेशा यह याद था कि उसकी यह शक्ति एक काली साजिश और खून खराबे के बाद आई थी। हालांकि वह खुद को एक न्यायप्रिय और सक्षम शासक मानती थी, लेकिन कभी कभी रात को अकेले में उसे अपने किए गए अपराधों का पछतावा भी होता था। उसे हमेशा यह डर रहता था कि उसका अतीत उसे कभी पकड़ लेगा। चंदन की फांसी के बाद राज्य में कुछ समय तक शांति बनी रही, लेकिन रानी चांदनी के भीतर एक डर था। उसका रानी बनना, शाही महल में उसका नाम कमाना और उसकी कड़ी मेहनत किसी दिन उसकी सत्ता से ही दूर न हो जाए। समय बीतने के साथ रानी चांदनी का दिल धीरे धीरे और अधिक कठोर हो गया। वह जानती थी कि जितना अधिक वह अपनी सत्ता का विस्तार करेगी, उतना ही अधिक उसे अपने पुराने और सख्त फैसलों का बोझ उठाना पड़ेगा। लेकिन अब उसके पास समय और अवसर था और उसने तय किया कि वह अपने राज्य को दुनिया का सबसे शक्तिशाली राज्य बनाएगी। लेकिन एक दिन रानी चांदनी को एक भयानक सच्चाई का सामना करना पड़ा। एक नया शासक, जिसे लोग नदी के किनारे का राजा कहकर पुकारते थे, उसके राज्य की सीमा पर दस्तक दे रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का खोया हुआ प्रेमी था, सुनार का बेटा, जिसने अब खुद को एक नया शासक बना लिया था और रानी चांदनी के राज्य पर दावा किया था। वह वापस लौट चुका था बदला लेने के लिए। अब रानी चांदनी को अपने राज्य को बचाने के लिए एक और युद्ध लड़ना था, लेकिन इस बार यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं बल्कि आत्मसम्मान और पुराने प्रेम के खिलाफ था। रानी चांदनी ने सुनार के बेटे को उसकी शर्तों पर मिलने का आमंत्रण भेजा। दोनों के बीच युद्ध नहीं हुआ, बल्कि एक घनी बातचीत हुई। रानी चांदनी ने सुनार के बेटे से कहा, मैंने अपना बदला लिया और राजमहल को अपना बनाया। अब हमें एक दूसरे के बीच कटुता को समाप्त करना चाहिए। सुनार का बेटा थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रही हो चांदनी, समय बदल चुका है। अब हमें अपनी शक्ति का सही उपयोग करना होगा। दोनों ने एक नई दोस्ती की शुरुआत की और राज्य के भविष्य के लिए मिलकर काम करने का निर्णय लिया। चांदनी ने अपनी सत्ता छोड़ने का विचार किया और सुनार के बेटे के साथ मिलकर राज्य की एक नई राजनीति शुरू की। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।